हाल चाल है? और सब बढ़िया? क्या हुआ? कल जो है आपको कल पिछले क्लास में बीता हुआ कल क्या पढ़ाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक बता दिए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के विषय में बताना प्रारंभ किए थे। तो फिरोज शाह तुगलक को जो है थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक को जानते हैं, ठीक है? शाह तुगलक की जो योजनाएं हैं उसको क्रमवार तरीका से सजाइए। क्या राजधानी? इसको नोबेल प्राइज से कम कुछ है जो इसको दिया जाना चाहिए? बताइए। इसको नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए ना जी, वो भी सबसे बड़ा नोबेल प्राइज इसको दिया जाना चाहिए। कल बताए हैं, आज भूल गया है, जबकि बोले थे कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। कल आप याद कीजिए, कल के सेशन में इस बात को हम 2 से 3 बार बताएं। रिवीजन और नहीं करते हैं जी? मारेंगे एक तो मुंह लाल हो जाएगा। खड़ा रहिए, सजा तो मिलेगा। आज पूरा क्लास इसको खड़ा रहना है, वो लड़कियों को खड़ा कर देते हैं तब ना मजा आएगा। खड़ा होइए, बताइए। बताइए आप। बताइए आप। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कौन बोला? अंततः प्रजा को बताइए नहीं? बैठ जाइए, चलिए जोड़ी लगा दें, मारेंगे हम, मुंह तोड़ देंगे। फिरोज शाह तुगलक। तेरह सौ इक्यावन से 1388, 1351 से 1388, ठीक है? चलिए समझते हैं। हटा दीजिए इसको। चलिए देखिए, फिरोज शाह तुगलक के विषय में कल हम आपको बताए थे कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हुए जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार सिंध के निकट ठट्टा में, और दूसरी बार दिल्ली में ठट्टा में मार्च 1931 में, और दिल्ली में अगस्त 1931 में। अगस्त 1951 ठट्टा में मार्च 1351 में, और दिल्ली में अगस्त 1351 में, अगस्त 1351, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, और जब ये शासक बने, जब ये सुल्तान बनने के बाद इन्होंने देखा आम जनता करों से त्रस्त था, जिस वजह से इन्होंने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया, और इन्होंने मात्र 4 कर, जजिया, जकात, खराज और खुम्स को लागू रखा, बाद बाकी सभी कर को समाप्त कर दिया। लेकिन इन्होंने इन 4 करों के अलावा एक और कर लगाया था दिल्ली की जनता पर। इन्होंने 4 करों के अलावा दिल्ली की जनता पर जो एक और कर लगाया था, वह कर था आपको हॉ के सर। एक प्रकार का सिंचाई कर था। इन्होंने नहरों का जाल बिछवाया, और कई बड़े नहरों का निर्माण इन्होंने करवाया, और उन नहरों के माध्यम से ही किसानों के खेत तक पानी पहुंच पाया, अर्थात सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाया। और उसी उपलक्ष्य में फिरोज शाह तुगलक ने हॉ के सर्व नामक एक नया कर इंट्रोड्यूस किया, जो कि उत्पादन का 1/10 भाग लिया जाता था, आपको लिया जाता था। अब उन्होंने कई नहरों का निर्माण करवाया, जैसे उलुग खानी नहर हो गया, रजवाही नहर हो गया। ये सब नहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही जो है आपको बसाए गए थे। और फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर उनकी नीतियों की वजह से कहा जाता है। उन्होंने जिस प्रकार की नीतियां चलाई, उन नीतियों से काफी जनता को मदद मिला, और बहुत सारे इतिहासकार उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिस तुष्टीकरण की नीति की वजह से दिल्ली सल्तनत का पतन होना भी जो है आपको प्रारंभ हो गया था। दिल्ली सल्तनत का जो है आपको पतन भी होना प्रारंभ हो गया था। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों में एक फिरोज शाह तुगलक की तुष्टीकरण वाली नीति भी रही है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1388 तक सुल्तान के पद पर रहे, इस अवधि के दौरान उन्होंने कई सारे सेना अभियान भी किया। उन्होंने बंगाल का अभियान किया, उन्होंने ओडिशा का अभियान किया, उन्होंने हिमाचल प्रदेश का अभियान किया, उन्होंने ठट्टा का अभियान किया। और फिरोज शाह तुगलक बंगाल का अभियान 2 बार किए, और दोनों बार
बंगाल दिल्ली सल्तनत से जो स्वतंत्र हुआ है वह आपको फिरोज शाह तुगलक के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत से जो है आपको स्वतंत्र हो गया, अलग हो गया, बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया, बंगाल में स्वतंत्र शासन होना प्रारंभ हो गया इन्हीं के समय से। इसके बाद इन्होंने ओडिशा का अभियान किया और ओडिशा का अभियान इन्होंने 1360 ईस्वी में इन्होंने ओडिशा का अभियान किया और ओडिशा अभियान के क्रम में इन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर को लूटा। ओडिशा अभियान के क्रम में इन्होंने जगन्नाथपुरी के मंदिर को लूटा और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर था उस मंदिर को कई सारे आक्रांताओं ने, कई सारे आक्रमणकारियों ने, देखिए भारत में 3 ऐसा मंदिर है जिसको एक नहीं बल्कि कई आक्रांताओं ने अलग अलग समय पर लूटा, जिसमें एक जगन्नाथपुरी का मंदिर है, दूसरा सोमनाथ मंदिर है और तीसरा ज्वालामुखी मंदिर है। ये तीनों मंदिर अलग अलग समय में अलग अलग आक्रांताओं के द्वारा लूटे गए थे, नष्ट किए गए थे, ध्वस्त किए गए थे। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर को इन्होंने ध्वस्त किया और धन संपत्ति लूटा। फिर इन्होंने हिमाचल प्रदेश का अभियान किया और इन्होंने हिमाचल प्रदेश का अभियान 1365 ईस्वी में 1365 ईस्वी में इन्होंने हिमाचल प्रदेश का अभियान किया और हिमाचल प्रदेश का अभियान कर इन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया और इस मंदिर में कई सारे धार्मिक ग्रंथ थे, उस धार्मिक ग्रंथ को भी इन्होंने लूटा और उन धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत भारत में मौजूद हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए अनुवाद विभाग का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आपको फिरोज शाह तुगलक ही हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने जो है आपको अनुवाद विभाग का गठन किया, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग का गठन किया और इस अनुवाद विभाग के जरिए कई सारे साहित्यों को फारसी भाषा में अनुवादित करवाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया और फिरोज शाह तुगलक स्वयं भी विद्वान थे, कई सारे विद्वानों को इन्होंने संरक्षण प्रदान भी किया था और इनको विद्वान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। फिरोज शाह तुगलक को अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इन्होंने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही, इन्होंने अपनी आत्मकथा जो है आपको फुतुहात फिरोज शाही नाम से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा है। और आप सल्तनत युगीन विद्वान बर्नी के विषय में सुने होंगे, तो जो सल्तनत युगीन विद्वान बर्नी था, सल्तनत कालीन विद्वान बर्नी था, बर्नी इन्हीं के दरबार में रहता था, बर्नी जो है इन्हीं के दरबार में रहता था, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही रहता था और बर्नी ने ही जो है आपको तारीख फिरोज शाही जैसे साहित्यों की रचना की है और बर्नी की रचना जो तारीख फिरोज शाही है वह दिल्ली सल्तनत तथा सल्तनत युग के विषय में जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में से जो है आपको एक है। फिरोज शाह तुगलक सैन्य अभियान के अलावे ये तो तमाम सैन्य अभियान किया और फिरोज शाह तुगलक का जो अंतिम सैन्य अभियान हुआ है वह अंतिम सैन्य अभियान ठट्टा के विरुद्ध हुआ है। सिंध में ठट्टा पड़ता है, सिंध में जो ठट्टा पड़ता है उस ठट्टा के विरुद्ध ही जो है आपको अंतिम सैन्य अभियान फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक को सैन्य अभियान में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक को सैन्य अभियान में अगर देखा जाए तो सैन्य अभियान में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसलिए फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा सैन्य अभियान किए भी नहीं। उन्होंने अपना ध्यान पूर्णतः कल्याणकारी कार्यों में लगाया। लगभग कोई ऐसा विभाग नहीं होगा जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने सुधार न किया हो। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगभग हर विभाग में सुधार किए गए। फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले जब सुल्तान बने तो सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया, क्योंकि उसे पता था अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, अगर हमारे पास धन संपत्ति होगा कुछ नहीं छूटा है। हाँ, बफरिंग होने लगा था, हमको पता है। ठीक है, चलिए, नहीं छूटा है। ऑनलाइन वाले लोग कुछ भी नहीं छूटा है, कुछ नहीं बताए। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान जो है आपको ठट्टा के विरुद्ध हुआ, इसमें भी वे असफल ही रहे। भले ही सैन्य अभियानों को करने में वे असफल रहे हो, लेकिन उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हर विभाग में सुधार कार्य किए। जैसे उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया और फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु दफ्तर ए रोजगार नामक विभाग का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है बेरोजगारों को
देने को लेकर, बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर रोजगार ए दफ्तर, रोजगार ए दफ्तर या दफ्तर ए रोजगार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार ए दफ्तर या दफ्तर ए रोजगार, दफ्तर ए रोजगार नामक विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। और इसके बाद पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कहा जाता है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अस्पताल का निर्माण करवाया। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु फिरोज शाह तुगलक ने अस्पताल का निर्माण करवाया। और ये पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम सुल्तान हुआ जिन्होंने अस्पताल का निर्माण करवाया। और उनके द्वारा जो निर्मित अस्पताल था उस अस्पताल को दार उल सफा कहा गया। उस अस्पताल को जो है दार उल सफा कहा गया। इसके बाद कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय दासों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, गुलामों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी। 1,80,000 के आसपास दास इनके समय हुआ करते थे, इनके अधीन हुआ करते थे, सुल्तान के अधीन हुआ करते थे। तो इन्होंने दासों की देखभाल हेतु, गुलामों की देखभाल हेतु भी इन्होंने एक अलग विभाग का निर्माण किया था। और दास या गुलामों की देखरेख हेतु जो इन्होंने एक अलग विभाग का निर्माण किया था उसे जो है आपको दीवान ए बंदगान कहा गया, उसे दीवान ए बंदगान कहा गया, दीवान ए बंदगान कहा गया। फिर कहा जाता है इन्होंने पेंशन, समझिए इन्होंने पेंशन भी उपलब्ध करवाया। जैसे आज के डेट में वृद्धा पेंशन होता है ना, और जब नौकरी से रिटायर करते हैं तब पेंशन मिलता है। अब तो वो खत्म कर दिया गया है, हमको लगता है, समझ गए? हाँ, तो फिर से धीरे धीरे लागू हो रहा है, ठीक है। हाँ, जो भी है, तो इन्होंने पेंशन देने हेतु असहाय लोग को पेंशन देने हेतु इन्होंने एक पेंशन विभाग का गठन किया। और इन्होंने जो पेंशन विभाग का गठन किया उसे जो है आपको दीवाने इस्तिहाक कहा गया, दीवाने इस्तिहाक कहा गया। फिर इन्होंने लोगों को दान देने हेतु एक दान विभाग का गठन किया। और इन्होंने लोगों को दान देने हेतु जो दान विभाग का गठन किया उसे दीवाने खैरात कहा गया, उसे दीवाने खैरात कहा गया, दीवाने खैरात कहा गया, दीवाने खैरात कहा गया। तो जो आपको फिरोज शाह तुगलक हुए, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दफ्तर ए रोजगार या रोजगार ए दफ्तर नामक विभाग बनाया। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर दारुल सफा नामक अस्पताल का निर्माण करवाया। दासों की देखभाल हेतु दीवाने बंदगान नामक दास विभाग का गठन किया। लोगों को पेंशन देने हेतु दीवाने इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग का गठन किया। और लोगों को दान देने हेतु दीवाने खैरात नामक दान विभाग का गठन किया। इन तमाम विभागों की स्थापना करके उन्होंने सभी प्रकार के लोगों को सहायता प्रदान किया। और साथ ही साथ इन्होंने किसानों द्वारा लिए गए तकाबी ऋण को भी माफ कर दिया था। इन्होंने किसानों द्वारा लिए गए तकाबी ऋण को भी माफ कर दिया था। यानी किसान खेती करने को लेकर जो अग्रिम ऋण लिया था उसी को तकाबी ऋण कहा जाता था। यानी किसान गेहूं चावल उगाने के लिए जो ऋण लिया था, जैसे आप देखते होंगे किसी राज्य में चुनाव होता है तो जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं किसानों के ऋण को माफ कर देता है। किसान बैंक से ऋण लेता है, बैंक को सरकार ऋण उपलब्ध करवा देता है, बैंक को जो है सरकार के द्वारा पैसा दे दिया जाता है, किसान के बदले सरकार के द्वारा पैसा दे दिया जाता है। तो जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे कि सरकार किसानों के ऋण को माफ कर देता है, उसी प्रकार से जो है फिरोज शाह तुगलक ने किसानों द्वारा लिए गए तकाबी ऋण को माफ कर दिया। तो इन सभी आधारों पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि काफी कल्याणकारी कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है आपको किए गए थे। और जब आप फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति को पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक कट्टर मुसलमान था। फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक नीति थी वो काफी धर्मांध और असहिष्णुता वाली नीति थी। कट्टर मुसलमान था। वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर हिंदू पर प्रेशर बनाता था, हिंदू के साथ दुर्व्यवहार करता था। इनके समय हिंदुओं के आवाज को दबाया जाता था और हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा लिया जाता था। और पूरे इस्लामी जगत में भारत में एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुआ जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लागू किया। ना इनसे पहले कोई सुल्तान या कोई मुस्लिम शासक ब्राह्मणों से जजिया कर लिया, ना इनके बाद कोई लिया। एकमात्र यही हुआ जो ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। एकमात्र सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक हुए जो ब्राह्मणों से जो है आपको जजिया कर लिया। तो इनकी जो नीतियां थी धार्मिक तौर पर उदार नहीं थी, बल्कि धार्मिक तौर पर इनकी नीतियां काफी असहिष्णु थी, काफी धर्मांध नीतियां जो है इनकी हुआ करती थी। और फिर शासन प्रशासन करते हुए अंततः फिरोज शाह तुगलक का निधन 1388 ईस्वी में हो गया। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का निधन हो गया। फिरोज शाह तुगलक के निधन होने के बाद तुगलक वंश का पतन होना शुरू हो गया। और कुछ ही वर्षों बाद तुगलक वंश का पतन हो गया। और देखिए फिरोज शाह तुगलक के निधन होने के बाद तुगलक वंश ही नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी पतन होना शुरू हो गया। दिल्ली सल्तनत का भी पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि इनके बाद दिल्ली सल्तनत में कोई योग्य शासक नहीं हुए जो पूरे दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को संभाल पाता, जिस वजह से कुछ वर्षों बाद दिल्ली सल्तनत का भी जो है आपको पतन हो गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय का। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 में बना, 1388 से 1389 तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के बाद अबू बकर बना, 1389 से 1390 तक रहा। अबू
नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह। और नासिरुद्दीन महमूद शाह भी अयोग्य ही था, ये भी कोई योग्य शासक नहीं था। इनका शासनकाल 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा है, 1394 से लेकर के 1412 ईस्वी तक रहा है। और इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह यह है, इनके समय 1398 ईस्वी में, इनके समय 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और तैमूर लंग जब 1398 में नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया तो नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया, दिल्ली छोड़कर भाग गया। और जब नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया तो तैमूर लंग दिल्ली को लूटा, मन भर के लूटा। और तैमूर लंग को दिल्ली को लूटने में मदद खिज्र खां ने किया था, तैमूर लंग को दिल्ली को लूटने में मदद खिज्र खां ने किया था। और जिस वजह से जब तैमूर लंग दिल्ली को लूटकर वापस अपने साम्राज्य मध्य एशिया को लौट रहा था, समरकंद लौट रहा था, समरकंद का रहने वाला था ये, लौट रहा था, तो तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। तैमूर लंग ने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जो है गवर्नर नियुक्त किया, गवर्नर नियुक्त किया। और कहा जाता है कि तैमूर का निधन जब तक नहीं हुआ तब तक ये दोबारा दिल्ली लौटकर नहीं आया। तैमूर का निधन 1405 ईस्वी में हुआ और 1405 ईस्वी में जब तैमूर का निधन हो गया तो फिर से नासिरुद्दीन महमूद शाह लौटकर दिल्ली आया और अपने वजीर मल्लू इकबाल के मदद से, इनका वजीर मल्लू इकबाल हुआ करता था, मल्लू इकबाल के मदद से नासिरुद्दीन महमूद शाह फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और 1412 ईस्वी में जाकर नासिरुद्दीन महमूद शाह का निधन हो गया। और नासिरुद्दीन महमूद शाह के निधन होते ही तुगलक वंश के शासन की समाप्ति हो गई। और जब तुगलक वंश के शासन की समाप्ति हुई तो तुगलक वंश के स्थान पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक नए राजवंश के शासन की स्थापना हुई जिसे सैयद वंश कहा गया, जिसे सैयद वंश कहा गया। और बात अगर सैयद वंश की करें तो जो सैयद वंश है, सैयद वंश का शासन रहा है 1414 ईस्वी से लेकर के 1451 ईस्वी, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सैयद वंश का शासन रहा है। सैयद वंश का शासन लगभग आप जोड़ेंगे घटाएंगे तो लगभग 37 वर्षों तक सैयद वंश का शासन रहा है। और सैयद वंश का जो लगभग 37 वर्षों तक शासन रहा है, सैयद वंश के इस शासन अवधि के दौरान कुल 4 शासक हुए, कुल 4 शासक हुए जिन्होंने शासन किया। और जो कुल 4 शासक हुए जिन्होंने शासन किया उसमें पहला खिज्र खां था। खिज्र खां का शासन 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक रहा। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह हुआ, मुबारक शाह का शासन 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा है। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह हुआ, मोहम्मद शाह का शासन 1434 से लेकर के 1443 ईस्वी तक रहा है। और मोहम्मद शाह के बाद जो है आपको अगला बना अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और जो अलाउद्दीन आलम शाह है, अलाउद्दीन आलम शाह का शासन रहा है 1443 से लेकर के 1451, 1443 से लेकर 1451। सैयद वंश के अंतर्गत 37 वर्षों के शासन अवधि में यही 4 शासकों ने शासन किया। और इन शासकों का या इस राजवंश का बहुत ज्यादा राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व नहीं है, क्योंकि वैसा काम इस राजवंश के शासकों ने किया ही नहीं कि इन्हें इतिहास और ऐतिहासिक पन्नों में याद किया जाए या इन्हें स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाए। चंद्रयान 3 को जो है चंद्रमा पर नहीं पहुंचा दिया था, ये सब समझ गए। तो इसलिए जो है इन शासकों को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिलसिलेवार ढंग से चीजों को आगे बढ़ते हुए जाएंगे। देखिए जो खिज्र खां था, खिज्र खां कहा करता था कि मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज हूं, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज हूं। और आप सभी इस्लाम धर्म को पढ़े हैं, इस्लाम धर्म के अंतर्गत जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का निधन हो गया तो निधन होने के बाद इस्लाम धर्म 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो वंशज हुए वही शिया लोग हुए, शिया लोग वही हुए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज ही शिया सब थे। तो पैगंबर सुनिए ना, सुनिए, मारेंगे मुंह पर देंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो वंशज थे वे शिया हुए। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कथनी और उनके भाषण को मानने वाले लोग सुन्नी कहलाए थे। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, वहां पर भी हम आपको बताए थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज शिया और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने जो जनभाषण दिया, उन्होंने लोगों को जो उपदेश दिया, उनके उपदेश को मानने वाले लोग सुन्नी कहलाए, उनके उपदेश को मानने वाले लोग सुन्नी कहलाए। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज खिज्र खां अपने आप को बतलाता था, अर्थात खिज्र खां शिया मुसलमान था और ये खिज्र खां के ही वंशज थे। खिज्र खां का बेटा मुबारक शाह, मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह, एक ही वंश के थे सब। खिज्र खां का बेटा मुबारक शाह, मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन आलम शाह, तो ये सभी एक ही वंश के थे। अर्थात दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में जो सैयद वंश है ये शिया मुसलमान हुआ करते थे। जो सैयद वंश है, सैयद वंश की हम बात करें तो जो सैयद
वंश है, ये आपको सिया मुसलमान हुआ करते थे। सिया मुसलमान, सिया मुसलमान, ये आपको सिया मुसलमान हुआ करते थे, सिया मुसलमान। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश ने शासन किया है, ये सभी सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाले राजवंशों में एकमात्र सिया मुसलमान जो है सैयद वंश के शासक हुए। और हमने आपको यह बात बतलाया था कि जब तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कर भारत को लूट रहा था, तो तैमूर को भारत लूटने में मदद खिजर खां ने किया था, जिस वजह से तैमूर जब भारत से वापस लौटने लगा तो खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। और जब 1412 में नासरुद्दीन महमूद शाह का निधन हुआ, उनके निधन का फायदा उठाते हुए खिजर खां ने तुगलक वंश के स्थान पर एक नए राजवंश सैयद वंश के शासन की नींव डाली, सैयद वंश के शासन की नींव डाली। खिजर खां जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद खिजर खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि खिजर खां रैयत आला की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा, या तैमूर के मातहत के उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा। इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ना ही इन्होंने सुनिएगा, देखिए जो खिजर खां था, खिजर खां ने सैयद वंश के शासन की स्थापना किया और खिजर खां ने सैयद वंश के शासन की स्थापना कर इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, बल्कि इन्होंने रैयत आला की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा, या तैमूर के मातहत की उपाधि से इन्होंने अपने आप को संतुष्ट रखा। इन्होंने ना तो अपने नाम का सिक्का जारी करवाया, ना अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, बल्कि ये हमेशा यह दिखावा किया कि हम तैमूर के सहयोगी हैं। और तैमूर का तो 1405 ईस्वी में निधन हो गया था। तैमूर के निधन होने के बाद तैमूर का उत्तराधिकारी उसका बेटा शाहरुख बना था, शाहरुख। तैमूर के निधन होने के बाद तैमूर का उत्तराधिकारी उसका बेटा शाहरुख बना था। खिजर खां शाहरुख को कर भेजा करता था, खिजर खां शाहरुख को कर भेजा करता था। यानी खिजर खां को अगर देखा जाए तो खिजर खां जो है आपको तैमूर के पुत्र शाहरुख के अधीन होते हुए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया, और शाहरुख को कर भी देने का काम जो है आपको खिजर खां ने किया, खिजर खां ने किया। और फिर शासन प्रशासन करते हुए खिजर खां का 1421 ईस्वी में निधन हो गया। खिजर खां के निधन होने के बाद खिजर खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह बना। मुबारक शाह जब शासक बना तो शासक बनने के बाद इन्होंने शाहरुख को कर देना बंद कर दिया। मुबारक शाह ने शाहरुख को कर देना बंद कर दिया, मुबारक शाह ने शाहरुख को कर देना बंद कर दिया, शाहरुख को कर देना बंद कर दिया। और इन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए, इन्होंने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, इन्होंने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक शहर को बसाया। इन्हीं के दरबार में शेख अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इन्हीं के दरबार में याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करता था। और इन्हीं के दरबार में जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करता था, उन्होंने तारीख मुबारक शाही नामक साहित्य की रचना किया। मुबारक शाह के दरबार में जो याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहा करता था, उन्होंने तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। और उस तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ से हमें पूरा का पूरा सैयद वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। पूरे सैयद वंश के इतिहास को क्रमबद्ध तरीका से तारीख मुबारक शाही में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखने का काम किया है। तो सैयद वंश के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह है आपको तारीख मुबारक शाही। और फिर शासन प्रशासन करते हुए मुबारक शाह की हत्या 1434 ईस्वी में सिद्धपाल नामक एक व्यक्ति ने कर दिया। और मुबारक शाह का अपना कोई पुत्र नहीं था, जिस वजह से मुबारक शाह का उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना, उसका भतीजा मोहम्मद शाह बना। और मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया था मलिक उल सरवर जो है मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने में सबसे अहम रोल अदा किया था, जिस वजह से मोहम्मद शाह ने अपना वजीर मलिक उल सरवर को बनाया, मलिक उल सरवर को मोहम्मद शाह ने अपना वजीर बनाया। और कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह के समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। और जब महमूद खिलजी दिल्ली पर आक्रमण किया मोहम्मद शाह के समय, तो पंजाब के सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी ने दिल्ली आकर मोहम्मद शाह का साथ दिया, दिल्ली आकर मोहम्मद शाह का साथ दिया। और बहलोल लोधी ने मोहम्मद शाह का साथ दिया। इसी वजह से मोहम्मद शाह की सेना महमूद खिलजी की सेना को पराजित करने में सफल रहा। इस बात से मोहम्मद शाह काफी खुश हुए और फिर मोहम्मद शाह ने बहलोल लोधी को अपना पुत्र कहकर पुकारा और
साथ ही साथ खाने खाना की भी उपाधि प्रदान किया, खाने खाना का भी उपाधि प्रदान किया और अपना पुत्र भी कह करके मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को पुकारा। और फिर 1443 में मोहम्मद शाह का निधन हो गया। मोहम्मद शाह के निधन होने के बाद मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह बना। अलाउद्दीन आलम शाह एकदम अयोग्य था, शासन प्रशासन में कोई खास रुचि था नहीं। अलाउद्दीन आलम शाह 1347 ईस्वी में घूमने के लिए बदायूं गया और अलाउद्दीन आलम शाह 1347 ईस्वी में घूमने के लिए बदायूं गया और बदायूं उनको पसंद आ गया और फिर अस्थायी तौर पर अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं में ही बस गया। और जब ये बदायूं में रहकर शासन प्रशासन दिल्ली का चला रहे थे तो इनके समय बहलोल लोदी ने लोदी वंश के शासन की स्थापना कर दी, लेकिन इन्हें पता था कि बहलोल लोदी योग्य है, हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ये मुंह बंद कर लिए और बदायूं में ही रहते हुए 1476 ईस्वी में इनका निधन हो गया। और अलाउद्दीन आलम शाह के जीवित रहते ही बहलोल लोदी ने सैयद वंश के स्थान पर एक नए राजवंश लोदी वंश के शासन की नींव डाली, लोदी वंश के शासन की नींव डाली। और इसके बाद जो है आपको लोदी वंश का शासन हुआ और लोदी वंश का शासन जो है आपको 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा है। और 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो लोदी वंश का शासन रहा है, इसमें कुल मिलाकर के 3 शासक हुए हैं। और इसमें जो कुल मिलाकर के 3 शासक हुए हैं उसमें पहला आपको बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी है, दूसरा आपको सिकंदर लोदी है और तीसरा आपको इब्राहिम लोदी है, तीसरा आपको इब्राहिम लोदी है, तीसरा आपको इब्राहिम लोदी है। और इसमें बहलोल लोदी की अगर आप बात करेंगे तो जो बहलोल लोदी है इनका शासनकाल 1451 से 1489, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी जो है आपको 1517 से 1526, 1517 से 1526। अब हम लोग लोदी वंश के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले फिरोज शाह तुगलक से लेकर के यहां तक पढ़िए, पढ़ने के बाद याद करवाएंगे और फिर कुछ पॉइंट को लिखाएंगे, स्पेशली फिरोज शाह तुगलक में। दौलत खान लोदी, हाँ ना उन्हें माना गया, ठीक है उन्हें माना गया। चलिए पढ़िए पढ़िए जल्दी। पढ़ लीजिए जी, तो
लिखिए तो। समकालीन इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार, समकालीन इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज शाह तुगलक को भारत का पहला, भारत का पहला, भारत का पहला, भारत का पहला प्रबुद्ध निरंकुश शासक, प्रबुद्ध निरंकुश शासक, प्रबुद्ध निरंकुश शासक, भारत का पहला प्रबुद्ध निरंकुश शासक, भारत का पहला प्रबुद्ध निरंकुश शासक, प्रबुद्ध निरंकुश शासक मानता है, भारत का पहला प्रबुद्ध निरंकुश शासक मानता है। फुल स्टॉप। और इन्हें सल्तनत युग का अकबर कहा जाता, लिखा है, मैं लिखा है। एल्फिस्टन नामक विद्वान ने, आगे लिखिएगा स्टार मार्कर, अगला पॉइंट। एल्फिस्टन नामक विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को, एल्फिस्टन नामक विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को, एल्फिस्टन नामक विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर, एल्फिस्टन नामक विद्वान ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर, सल्तनत युग का अकबर कहकर पुकारा है, कहकर पुकारा है। नेक्स्ट पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक ने अपना अंतिम सेना अभियान, फिरोज शाह तुगलक ने अपना अंतिम सेना अभियान फिरोज शाह तुगलक ने अपना अंतिम सेना अभियान थट्टा, थट्टा थो टोटो संजू काकर, फिरोज शाह तुगलक ने अपना अंतिम सेना अभियान थट्टा के विरुद्ध किया है, फिरोज शाह तुगलक ने अपना अंतिम सेना अभियान थट्टा के विरुद्ध किया है, फिरोज शाह तुगलक ने अपना अंतिम सेना अभियान थट्टा के विरुद्ध किया है। नेक्स्ट पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने किसानों पर लगे तकाबीर इनको माफ कर दिया, फुल स्टॉप, तकाबीर इनको माफ कर दिया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि, ताकि हिंदू एवं मुस्लिम, ताकि हिंदू एवं मुस्लिम, ताकि हिंदू एवं मुस्लिम, ताकि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में, ताकि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में, दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, दोनों संप्रदायों के लोगों में, दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट। नहर का भी जिक्र नहीं है नोट में, लिखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने उलुग खानी और रजवाही नहर का निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने उलुग खानी, फिरोज शाह तुगलक ने उलुग खानी और रजवाही नहर का निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने उलुग खानी और रजवाही नहरों का निर्माण करवाया। आगे लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुआ, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक हुआ, जिसने इस्लाम के कानूनों और, जिसने इस्लाम के कानूनों और, जिसने इस्लाम के कानूनों और, जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग को, उलेमा वर्ग को, उलेमा वर्ग को राज्य और शासन में प्रधानता दी, उलेमा वर्ग को राज्य और शासन में प्रधानता दी। प्रधानता दी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से, फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से, फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से दो बार, मिस्र के अब्बासी खलीफा से दो बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली, दो बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली, सुल्तान पद की स्वीकृति ली
और स्वयं को खलीफा का नायब कहकर पुकारा, और स्वयं को खलीफा का नायब कहकर पुकारा, और स्वयं को खलीफा का नायब कहकर पुकारा, और स्वयं को खलीफा का नायब कहकर पुकारा। और स्वयं को खलीफा का नायब कहकर पुकारा। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि, नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि किसी उचित कारण अथवा बहाने के बगैर मुसलमानों का रक्त नहीं बहाया जाएगा। और ना ही उन्हें यातना दी जाएगी। एवं किसी व्यक्ति का अंग भंग नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले याद कर लिए हैं, करवा दिए हैं याद, नहीं करवाएं? आइए 1 मिनट में याद करते हैं। बताइए, आइए याद करते हैं। ठीक है, आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है, आया ना? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? बर्नी किसके दरबार में रहता था? अनुवाद विभाग का गठन किसने किया? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के समय बंगाल स्वतंत्र हो गया। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सेना अभियान बेरोजगारों को रोजगार देने को लेकर दफ्तर रोजगार का निर्माण किसने किया? दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिन्होंने लोगों के लिए अस्पताल का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अस्पताल क्या कहलाता था? दीवान बंदगान किससे संबंधित विभाग? सबसे ज्यादा दास किसके दरबार में रहता? फिरोज शाह। दीवान बंदगान नामक दास विभाग का निर्माण किसने किया? दीवानी इश्तिहार किससे संबंधित विभाग? इसका निर्माण किसने किया है? दीवान खैरात किससे संबंधित विभाग? इसका निर्माण किसने किया? किसानों के तकाबी दिन को माफ किसने कर दिया? मिस्र के अब्बासी खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति किसने लिया? पीरों के मजारों पर मुस्लिम महिलाओं को जाने पर प्रतिबंध किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता? भारत का प्रथम प्रबुद्ध निरंकुश शासक किसे माना जाता? फिरोज शाह तुगलक। आगे, तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तैमूर भारत पर आक्रमण कब किया? उस समय सुल्तान कौन था? भाग खड़ा हुआ। और जब तुगलक वंश के शासन का अंत हुआ तो कौन वंश? सैयद वंश का शासन कब से कब तक? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश कौन है? सैयद वंश का संस्थापक। सैयद वंश के किस शासक ने तैमूर को भारत लूटने में मदद किया? तैमूर ने लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर किसे बनाया? किसने रैयत आला की उपाधि धारण? किसने तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर देना स्वीकार किया? खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन बना? तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर दिया। याह्या बिन अहमद सरिंदी किसके दरबार में रहता? तारीख मुबारक शाही के रचयिता याह्या बिन अहमद सरिंद। तारीख मुबारक शाही के रचयिता। सैयद वंश के विषय में जानकारी कौन साहित्य देता है? तारीख मुबारक शाही। सैयद वंश के विषय में जानकारी कौन साहित्य देता है? तारीख मुबारक। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर को किसने बसाया? मुबारक शाह का उत्तराधिकारी। इनके समय मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन इनका मदद कौन किया था? पहलौन लोधी। किसने किया? पहलौन लोधी को पुत्र की संज्ञा और खाने खाना की उपाधि किसने दिया? मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी कौन बना?
में जो है आपको लोधी वंश के शासन की स्थापना किसने किया? किसने किया? बहलोल लोधी ने। और सब बढ़िया? चलिए ठीक, अब आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, समझ गए? तो आ जाइए, होमवर्क देखते हैं। फिजिक्स दिए थे, नीचे में जो भी छात्र बैठे हुए हैं उसमें से अगर किसी 5 छात्र को लगता है कि आपको पूरा याद है तो आप आ जाइए ऊपर, हम आपसे पूछेंगे। और पीछे में, जस्ट पीछे वाले क्लासरूम में अगर किसी 3 छात्र को लगता है कि आपको पूरा फिजिक्स याद है, याद करके आप आए हैं, तो आप आ जाइए, आपसे पूछेंगे हम, ठीक है? कि हम उन्हीं को छोड़ दिए हैं, पहले 5 को आइए, 5 को जब आ जाएंगे नीचे से तो फिर और 5 को बुलाएंगे, फिर और 5 को बुलाएंगे, मतलब सबसे हम पूछ सकते हैं। तो नीचे से आ जाइए 5 को जिनको लगता है कि आपको याद है, और पीछे वाले क्लासरूम से 3 को आ जाइए जिनको लगता है कि याद है, ठीक है? अब जिनको लगता है याद ना है तो उनसे हम काहे पूछें? आ जाइए नीचे से, देखते हैं कितना हिम्मत है आप लोग में। इससे पता चलेगा पढ़ने वालों का संख्या क्या जी है? कोई ना आएगा? आ रहा है, 2 आ रहा है, पीछे वाले क्लासरूम से आ रहे हैं ना, नीचे से पीछे से आ रहा है लड़का। 3 को में बताइए, 1 को आ रहा है, 3 को का ऑप्शन दिए, पीछे से आ रहे हैं, पीछे वाले से, नीचे से सिर्फ 1 को आया है, बताइए 5 को लड़का पढ़ने वाला ना है? आइए देखिए कितना कम लोग आया, 8 को बुलाए थे, 3 5 को आया, बताइए। वो स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? वो स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, वो स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है ना? गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन है, नहीं पढ़े हैं? काहे नहीं पढ़े हैं? तो कितना पढ़े हैं? 1 और 2, अच्छा बताइए। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? पास्कल किसकी इकाई है? आप लोग मत बोलिए, मारेंगे हम। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण वाहनों में लगे? स्पीडोमीटर ना, स्पीडोमीटर, ठीक है, जाइए। ध्यान से सुनिएगा। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, आधा। अच्छा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है बल के व्युत्क्रमानुपाती, बल के अनुक्रमानुपाती, बल के प्रभाव से स्वतंत्र शून्य, बल के अनुक्रमानुपाती। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाए, वही रहेगा। ऑप्शन ए याद कर। यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक समान रहेगा। ऑप्शन सी, हाँ सही है, बोले। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। 2 पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उनके बीच के माध्यम पर, नहीं करता है, नहीं करता, ठीक है, जाइए। एक जेट इंजन काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण, बहुत बढ़िया। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और यह है एक बल बराबर कितना डायन? 10 टू द पावर 5। ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू? फर्स्ट नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न वस्तु पर, हमेशा भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, क्या? बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से? प्रथम। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना? ठीक है, जाइए। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण? तीसरा। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक है? रेलगाड़ी का। समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है? समान त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, शून्य? क्या होता है? बढ़ता है। बताइए, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या? तोलनी गति। जाइए, देखो सही। याद किए आप लोग ना? चलिए, कम से कम रिवीजन तो हो गया ना। चलिए, अब सुनिए। अब आगे जो है लड़की लोग से नहीं पूछे दीजिए। लड़की लोग तो खुश हो गई होगी, बच गए। अजय खड़ा हो जी, कहाँ खड़ा? नहीं, आगे वाले। अब डेली आपको क्या खड़ा करेंगे, फिर आपको लगेगा हमसे दुश्मनी है। नहीं बोलिएगा आप लोग, नहीं बोलिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है?
दिया जाए तो दाब का मात्रक हो जाएगा चौथाई। अच्छा, विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? कूलम। बैठ जाइए। ए लड़की खड़ा हो ये तो। प्रकाश वर्ष किसका माप, किसकी इकाई? दूरी की। कैंडेला किसका मात्रक? ज्योति तीव्रता। बैठ जाइए। चलिए अब जो है बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक बीरबल का खिचड़ी हो गया। आएगा 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 तो जरूर, परीक्षा के बाद आए लेकिन आएगा जरूर। आज 25 है, कल मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ कल मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा कल। देखिए आगे होमवर्क बढ़ाते हैं। अभी जो चल रहा है उसको पहले पूरा होने। पॉलिटी कर दीजिए, केमिस्ट्री भी करवा देंगे। बायोलॉजी का रिवीजन करवाए हैं ना हम करवाए हैं, नहीं करवाए? बायोलॉजी का रिवीजन नहीं हुआ, 1 से लेकर 9 तक नहीं हुआ? अच्छा इसमें देखिए, इसमें पूछ रहे हैं, हल्ला मत कीजिए, नहीं दिए थे। और इसमें अगला होमवर्क है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और इसमें क्या दिए थे? कुछ नहीं, पहला सेट हो गया था ना, पहला सेट हो गया था। पहला सेट के ठीक बाद इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में देखिएगा पेज नंबर 1, सॉरी पेज नंबर 25, सॉरी पेज नंबर 25, ज्यादा कुछ ना है इसमें जी। पेज नंबर 25 और 26 रिजर्व बैंक से पहले तक, पेज नंबर 25 और 26 रिजर्व बैंक से पहले तक, पेज नंबर 25 और 26 इससे करना है, ठीक है। और आपके बैच में जब केमिस्ट्री खत्म होगा तो आपके बैच में इकोनॉमिक्स शुरू कर पाएंगे, समझ गए? फिजिक्स तो चल ही रहा, बायोलॉजी हो गया है, केमिस्ट्री खत्म होने वाला है, फिजिक्स चल ही रहा है, तो इकोनॉमिक्स ही न बच रहा है साइंस में, तो आपके बैच में इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है। और मेरा तो पॉलिटी चल ही रहा है, ज्योग्राफी चल ही रहा है। सॉरी टेस्ट कल, हाँ है टेस्ट है, ठीक है टेस्ट है 12:30 बजे से यही है, क्लास भी है। हाँ टेस्ट तो अब यही होता है, ठीक है, टेस्ट यही होगा, क्लास भी यही होगा आप लोग का, ठीक है, यही तो होता है आप लोग का, ठीक है। होमवर्क सब दे दिया ना? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हमको